गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमारी टीम ने प्रॉमिस किया था कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो मैं मुबीन आपके लिए क्लास 11 की अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन का टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपका मेजर वेटेज रखता है। एटलीस्ट 5 से 6 नंबर आपके डेप्रिसिएशन चैप्टर से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन में सबसे पहले आता है इसकी मीनिंग। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आम भाषा में आपको बताऊं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, कि हमारी कोई टेंजिबल एसेट था, उसकी वैल्यू क्या है, डे बाय डे कम होती जा रही है। उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो कम हो रहा है, उस चीज को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग आपकी मीनिंग क्या होती है, एक बार उसको देख लेते हैं। इट्स मीन फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू कंसिस्टेंट यूज एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म एज डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले कि आपका जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो रही है, किस किस रीजन से, कि आप उसको लगातार यूज कर रहे हो और एक्सपायरी ऑफ टाइम हो रहा है। इसके अलावा हमारा एक और कॉसेज होते हैं, एक दो और कॉसेज होते हैं, उनको भी हम देख लेंगे आगे। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। डेप्रिसिएशन का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू का कम होना। आगे हम बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है आपका कॉजेज। जैसा कि आपको अभी बताया गया था, ड्यू टू कंसिस्टेंट यूज, कि आप लगातार यूज कर रहे हो जिसके कारण आपका जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो रही है। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा था वो अब एक्सपायर हो गया है, जिसकी वजह से उसकी जो वेटेज है या उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है। और लास्ट है बाय ऑब्सोलेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, कि मार्केट में आपके पास एक नया फोन आपने लिया लेटेस्ट, जिससे क्या हुआ, जो पुराने फोन आए थे उनकी वैल्यू कम हो गई मार्केट में, तो इसको हम कहते हैं बाय न्यू इन्वेंशन या बाय ऑब्सोलेंसेस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाता है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो, यहां पर हम सीखेंगे जितना भी पोर्शन है आपका डेप्रिसिएशन का, उसमें ना आप मान लीजिए 1 से 2 मार्क्स का, मिनिमम 1 से 2 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, या जितनी भी वेटेज है 4 से 6 या 8 नंबर्स की, वो आपके न्यूमेरिकल के वेटेज पे। डेप्रिसिएशन आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे, और थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत है वो मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें कुछ चीजें आ जाती है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है कि मैंने एक एसेट्स खरीदा, उसकी कॉस्ट कितनी है। अब लाइक मैंने एक फोन खरीदा या एक मैंने मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 30,000। मैंने मशीन खरीदी, मशीन की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 30,000 है, या 80,000 मान लेते, 80,000 है मशीन की कॉस्ट। ठीक है। अब क्या हुआ, मशीन को मैंने अपने यहाँ पर खरीद ली, परचेज कर लिया, बट अभी तक मेरे घर पे डिलीवर नहीं हुआ है। तो डिलीवर चार्ज या जो भी हमारे कैरेज का चार्जेस लगेगा, कैरेज के जितने भी चार्जेस लगेंगे, मान लेते हैं वो हमारा 20,000 है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मशीन हमने खरीद ली, कैरेज भी होके आ गया हमारे घर पे, बट इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने अपना एक इंजीनियर भेजा जिसने इंस्टॉल किया इसे। तो इंस्टॉलेशन में भी यहाँ पे मेरे चार्जेस लग गए ऑलमोस्ट 5,000। तो यहाँ पर अब मैं बात करूंगा कि मेरी कॉस्ट कितनी हो गई मशीनरी की। तो उनमें ये सारे कॉस्ट हमारे, ये सारे एक्सपेंस हमारे जुड़ जाते हैं। मतलब 80, 20 और 5, ये हो गया हमारा 105। यहाँ पर हमारी कॉस्ट क्या हो गई, 105। इसी चीज को हम कहते हैं कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, पुट टू यूज तक। पुट टू यूज तक हमने जितने भी उस पर खर्चे किए होंगे वो सारे आपके इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, आपको फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या कहलाता है भाई, उसी के बिहार पे ये कुछ आपके क्वेश्चंस है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको हम ट्राई करेंगे कि आप खुद समझ पाए। ठीक है। XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 1 लाख। अब यहाँ पे हमने एक मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब कंपनी ने, जो XY लिमिटेड थी, उसने क्या किया, ये खर्चे भी पे किए इस पे, और बाद में हमें इसका क्या बताना है, टोटल कॉस्ट बतानी है। क्या बताना है बच्चों, टोटल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें पता चल गया, अभी हमने पीछे पढ़ा टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं फटाफट सॉल्यूशन में, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्लस में ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है। यहां पर आपके सारे एक्सपेंसेस इसमें जुड़ जाते हैं। देखो हमारी परचेज वैल्यू कितनी है, हमने 1 लाख की परचेज किया था, प्लस में यहां पर हमने फ्लैट चार्जेस दिए, तो 5,000 हम फ्लैट चार्जेस लिख देंगे। एडिशन में इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000,
देन नेक्स्ट है आपका रिपेयर, इसमें आपका रिपेयर भी आया है बिफोर यूज पे। और नेक्स्ट है आपका ट्रायल रन एक्सपेंसेस, कि हमने उसको रन करने के लिए कुछ ट्रायल बेसिस पे हमने कुछ एक्सपेंसेस पे हैं, जो कि आपका 3000 है। कितना है? 3000। 3000। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1510, 2 और 3, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1020। कितना हो जाएगा? 1020, नहीं 1,20,000, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये आपका क्या आ गया? टोटल कॉस्ट मशीनरी का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर में क्या आ जाता है? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ यूजफुल एसेट्स। इसके कहने का मतलब क्या है? ये यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, कि हमारा जो हमने एसेट परचेज किया उसकी लाइफ कितनी है, या लाइफ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम बिजनेस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। कई बार आप जितने भी इसके क्वेश्चन करोगे उसमें आपको अपना एसेट्स का यूजफुल लाइफ बताया जाता है, कि इतने समय तक वो जो हमारा एसेट्स है वो अच्छे तरीके से रन कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे मान लो आप एक टीवी लेके आते हो, ठीक है, थोड़े समय के बाद क्या होता है, उस टीवी में सारी चीजें रन अच्छे से होती है 5 साल 10 साल, लेकिन उसके बाद वो टीवी एलसीडी एलईडी खराब हो जाती है, आप नया टीवी लेके आते हो, तो उस टीवी का लाइफ कितना हो गया? 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसेट्स। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड फैक्टर क्या आ जाता है भाई? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसमें जिसके बाद जो हमारा एसेट्स है, या जो भी हमारा मशीनरी फर्नीचर जो भी हम चीजें खरीदते हैं उसकी वैल्यू जो होती है कबाड़ वाली वैल्यू होती है, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, उसके बाद हम जब उसको बेचेंगे, सेल करेंगे, तो जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसको उसको कहते हैं। ठीक है, इट इज द एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, कि आपकी जो यूजफुल लाइफ है उसको खत्म होने के बाद जो आपका एसेट्स है उसमें कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, इस चीज को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। जैसे रेडिजुअल वैल्यू इसी का दूसरा नाम है, और ब्रेकअप वैल्यू, और इसके अलावा सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, ये आपका एक तरीके से कबाड़ वाला रेट हो गया, कि आपने एक मशीनरी खरीदी, आपकी मशीनरी 10 साल तक चली अच्छी खासी, उसके बाद वो खत्म हो गई, इसकी जो ईयर था या उसकी जो लाइफ थी वो खत्म हो गई। इसके बाद जब आप 10 साल के बाद उस मशीनरी को बेचोगे, बेचने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो वैल्यू आपकी कहलाएगी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, कबाड़ की वैल्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, डेप्रिसिएशन करने के आपके वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, 7-8 मेथड, बट आपके सिलेबस में कुछ है, उनको हम देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, इसमें यहाँ पर मेजर हमने 3 टाइप्स के बारे में बताया गया है। आपके सिलेबस में वैसे 2 ही है, थर्ड जो है ये आपका कॉलेज लेवल पे होता है। ठीक है, जो आपके बीकॉम या बीबीए या और कॉमर्स वाले जो होते हैं हमारे, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड जो ओनर्स या प्रोग्राम करते हैं उनके होते हैं। ठीक है, आप इनको सीए सीएमए में भी देख सकते हो, सीए सीएस सीएमए, इन कोर्सेज में भी आप देख सकते हो इसको। तो आपका जो सिलेबस के अंदर है भाई वो कौन सा है? सबसे पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड। डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो अभी सिर्फ हम मेथड्स के नाम की बात करेंगे। पहला हमारा एसएलएम है और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है जो कि इन मेथड्स के अंदर है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एन्युटी मेथड तो आपके सिलेबस में ही है, नहीं है, तो नॉट इन सिलेबस, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेजर अब यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों में बात होगी, एक एसएलएम, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एसएलएम में सबसे पहले क्या आ जाता है भाई? बेसिक ऑफ डेप्रिसिएशन में किस बेसिस पे इस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं? पहला, कि एसएलएम के अंदर जो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, रिटर्न डाउन पे बुक वैल्यू पे होता है। ठीक है, एसएलएम पे आपका हर ईयर में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम होता है, रिटर्न डाउन पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है एवरी ईयर वो कम होता जाता है। एसएलएम आपका जीरो वैल्यू हो सकती है, लेकिन रिटर्न डाउन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझने का पॉइंट है, ये आएगा नहीं पेपर में, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है भाई मशीनरी अकाउंट, या हम यहाँ पे कह सकते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट। अभी एसेट्स अकाउंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एसेट्स या मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये कौन सा होता है भाई? रियल अकाउंट हम सभी ने पढ़ रखा है कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट बैंक और डाटा।
तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। डैट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द परचेज, इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द मशीनरी यूज इन बिजनेस। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, परचेज से रिलेटेड ऐड करेंगे, सेल से रिलेटेड ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन से, और जितनी भी हम इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी मशीनरी में उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट अलग से बता रखा है कि भाई ये हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल के अंदर यहाँ पर हम सिर्फ और किसकी बात करेंगे, टेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे, इनटेंजिबल की नहीं बात करेंगे। डेप्रिसिएशन जो होता है बच्चों वो हमारा सिर्फ टेंजिबल पे लगता है, इनटेंजिबल पे नहीं लगता, इनटेंजिबल पे अमाउंटाइजेशन लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोलेंगे, फॉलो द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हम अपना वही रूल फॉलो करेंगे भाई रियल वाला, कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीजें हमारे पास आएंगी उनको हम डेबिट करेंगे, जो चीजें हमारे पास से चली जाएंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे। शोन इन बैलेंस शीट। अब ये जो हमारा फिक्स एसेट्स होता है ये हमारा कहाँ शो होता है भाई, बैलेंस शीट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कंपनी की एट द एंड ऑफ द ईयर, देखेंगे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, तो बैलेंस शीट के अंदर हम इसे एसेट साइड में दिखाते हैं अंदर फिक्स एसेट्स। ठीक है। आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम हमारा टाइम है कि भाई हम ना कुछ क्वेश्चंस कर ले जो न्यूमेरिकल बेसिस पे है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आ गया बेसिक। A company purchased machinery on 1st April 2022 for 1 lakh. Depreciation is to be charged at the rate of 10%। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 1 अप्रैल को 1 लाख की मशीनरी खरीदी गई है। इसके बाद जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 10% है। मेथड कौन सा बोला गया बच्चों, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब देखो यहाँ पर हमने मशीनरी खरीदी है कब तक, 1 अप्रैल 2022, और हमें कब तक के लिए बनाना है, 2023 तक का बनाना है, 24 का बनाना है, 25 का बनाना है, मतलब 3 इयर्स का। कितने इयर्स का बच्चों, 3 साल का हमें बनाना है यहाँ पे अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें जो भी गिवन डाटा है या वर्किंग नोट है हम वो कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमने क्या देखा, या वर्किंग नोट में हम लिख लेते हैं, गिवन डाटा ऊपर लिख लेते हैं कि हमारी जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट है 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10%। मेथड कौन सा है, मेथड है हमारा एसएलएम। कौन सा मेथड है, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले हमने मशीनरी कब खरीदी थी, 1 अप्रैल को। यहाँ लिख देंगे हम 1 अप्रैल 2022, कि हमने 1 अप्रैल 2022 में खरीदी। हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन कब लगेगा, अब डेप्रिसिएशन हमेशा कब लगेगा, जब हमारा ईयर एंड होगा। हमारे अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फॉलो होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। कब से चलता है बच्चों, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो यहां हम लिखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। तो डेप्रिसिएशन हम 31 मार्च को यहाँ पे चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2023। 22 के बाद जब हमारा अगला मार्च का महीना आएगा, कब आएगा, 23 में आएगा। लेस डेप्रिसिएशन, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं, कितना परसेंट, 10%। 1 लाख का हमें 10% निकालना है, 10 कम हो जाएगा हमारा और 10,000 आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। 1 लाख का 10%, ये आ गया हमारा 90,000, माइनस करने के बाद आ गया, ये हमारी बुक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 2023 में डेप्रिसिएशन लगा दिया। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2024 में, 31 मार्च 2024 लेस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर भी हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो कितना आएगा बच्चों, 10,000। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, एसएलएम मेथड बोला गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हर ईयर का जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम होता है। हमारी बुक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे 31 मार्च 2025 लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे भी कितना होगा, 10,000। 10,000 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट हमारा कितना आ गया, 70,000। ये हो गई हमारी बुक वैल्यू। ठीक है। तो ये हमारे 3 इयर्स का वर्किंग नोट बन गया। अब हमारा अगला काम क्या है, मशीनरी अकाउंट में इसे पुट करना। तो मशीनरी अकाउंट में इसे पुट कर लेते हैं फटाफट सारा डाटा। तो हमने यहाँ पे देख लिया मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा। इसके फॉर्मेट में क्या होता है, आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको कॉर्नर पे लिखना कंपलसरी है। फिर आपका जो डेबिट साइड है उसमें 3 कॉलम होते हैं, एक होता है आपका डेट का, पर्टिकुलर का, अमाउंट का। सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड में 3 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डेट जो लिखेंगे, कौन सी डेट लिखेंगे, जिस दिन हमने अपनी मशीनरी को परचेज किया। तो हमने अपनी मशीनरी को कब परचेज किया बच्चों, हमने अपनी मशीनरी को परचेज किया है, ये हमारा परचेज है 1 अप्रैल 2022। हमने कब खरीदा, 1 अप्रैल 2022 को खरीदा है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2022 1 अप्रैल।
हमने डेट लिख ली 2022 फर्स्ट अप्रैल। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2। अब देखो मशीनरी अकाउंट तो खरीदा है हमने, लेकिन मशीनरी को हमने किससे खरीदा होगा, तो बैंक से खरीदा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट। क्या आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट हमने लिख दिया। कितने की मशीनरी खरीदी थी, 1 लाख की हमने मशीनरी खरीदी थी। ठीक है, वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हमने यही किया सबसे पहले। ये रहा आपका वर्किंग नोट कि 1 अप्रैल 2022 को हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी। डेप्रिसिएशन कब लगा, 31 मार्च 2023 में। तो यही करना है हमें। अब डेप्रिसिएशन से क्या हुआ, हमारे एसेट्स की वैल्यू, हमारे जो फिक्स एसेट्स है मशीनरी, उसकी वैल्यू कम हो गई। एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसे हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका रिकॉर्ड होगा 2023 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारा अगला काम क्या है, इसको बैलेंस करना। 1 लाख था हमारा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जब मैं इसका बैलेंस करूंगा 1 लाख का टोटल, 1 लाख का जब मैंने यहाँ पे टोटल किया तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। यहाँ पर भी हमारा 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। इसके नीचे 2 लाइन लगा दी मैंने कि ये क्लोज हो गया हमारा ईयर। तो यहाँ पर हमारा कुछ बैलेंस बीडी या सीडी बचेगा, तो हमें वो चीज निकालनी है, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा बचता है। 1 लाख से अगर मैं 10,000 हटा दूं तो 90,000 बच गया। ये बैलेंस सीडी बना है। अगले ईयर मुझे इसे क्या बनाना होगा, बैलेंस बीडी। मतलब 31 मार्च 2023 था, अगला ईयर कब हमारा 2023 का 1 अप्रैल। 2023 का 1 अप्रैल हमने किया, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों, 90,000 आ जाएगा। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने परचेज नहीं किया, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब 2022 से 23, फिर 23 से 24। तो यहाँ 2024 लिखा, डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लग गया आपका, और यहाँ हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना जाएगा आपका 10,000, हमने लिख दिया। फिर हम दोबारा बैलेंस करेंगे 31 मार्च, 90,000 था, 90 में से 10 गया, कितना बचा 80,000। यहाँ हम लिख देंगे 80,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। का टोटल कर देंगे जो कि आएगा हमारा 90,000। फिर ये, एक मिनट सॉरी, हमने मिस्टेक कर दी है एक जगह। यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा दोबारा, यहाँ पे आएगा बैलेंस सीडी। क्या आएगा बच्चों, बैलेंस बैलेंस सीडी। अब ये जो बैलेंस सीडी है ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा बैलेंस बीडी। तो ईयर चेंज करेंगे, सबसे पहले 2024 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 2024 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, और कितना जाएगा 80,000। सेम ऐसे ही हम इसे आगे भी कैरी करेंगे, और 3 साल का हमारा मशीनरी अकाउंट ऐसे ही प्रिपेयर होगा। आई होप आपको ये मशीनरी अकाउंट क्लियर हो गया होगा, एसेट्स अकाउंट क्लियर हो गया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अपने टेक्स्ट बुक से या हमारे जो चैनल है वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हर साल जो कंपनी होती है वो एक रिजर्व या प्रोविजन बना लेती है, जिससे उनके पास उस नई मशीनरी लाने के लिए एक अमाउंट पहले से रखा रहता है। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, मैंने वहां पे क्या किया, अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। हर ईयर अब मैं एक अलग से रिजर्व बनाता जाऊंगा, जितना मेरा डेप्रिसिएशन होगा सेम टू सेम उतना ही, ताकि जब मेरी मशीनरी की लाइफ खत्म होगी तो जो पैसा मैंने रिजर्व किया है उससे मैं नई मशीनरी ला सकूं। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसी पर्पज से बनाया जाता है, और इसी का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। बाकी इसके जितने भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ट्राई करना है सारा, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेना, इसके बाद आपको क्या ट्राई करना है, एसेट्स अकाउंट ट्राई करना है और वर्किंग नोट बनाना ट्राई करना है।